हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा स्टडी में। काफ़ी लंबे वक्त के बाद आज आपके साथ फिर रूबरू होना हो रहा है। आज की इस वीडियो क्लासेस में आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के फ़ायदे के लिए जो बच्चे हाल ही में होने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उस एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो जीएस का एक सेक्शन रहता है, उस सेक्शन में सिलेबस ज़्यादा होने के कारण हम क्लास में सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पा रहे हैं क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा अभाव है। तो उसको देखते हुए हमने एक काम किया है कि हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जीएस सेक्शन के, जो कि पिछले रिसेंटली किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे एक जगह प्रोकर टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन कर सकें और उनके बारे में और भविष्य में क्या क्वेश्चन घुमा के बन सकते हैं उनके बारे में आपसे डिस्कशन कर सकें। तो आप लोग कॉपी और पेन उठा दीजिएगा और यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरीके से पॉलिटी की बात करेंगे। आज पॉलिटी के उन सारे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो एसएससी ने पिछले 2 या 3 सालों में अंतर्गत पूछे गए हैं। एसएससी ने अपने सिलेबस में काफ़ी बदलाव किया है टॉपिक वाइज। वैसे तो सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन वैसे जो पहले का चीज़ें पूछी जा रही थी वो वर्तमान में अब पूछी तो जा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल करके या घुमाकर पूछी जा रही हैं। तो उनके बारे में एक आपको ये अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्वेश्चन और भविष्य में किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे विश्वास मानिए, पॉलिटी का जो चैप्टर रहेगा वो हम पूरा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। 1 बाय 1 वीडियो हमारी आएंगी। हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम एसएससी जीडी से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करा पाएँ पॉलिटी के बारे में। सिर्फ यहाँ हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जो है वो ज्ञान गंगा के ऑफलाइन बैच में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य रूप से ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि उन बच्चों को क्या है कि हम क्लास में कम समय के पास एक पूरा सिलेबस नहीं करा पा रहे हैं। तो इसलिए हमारा मानना है कि हम अगर वीडियो क्लासेस से उन बच्चों के तक पहुंच पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बाकी के बच्चे जो इधर उधर से कहीं भी पढ़ रहे हैं आप किसी भी माध्यम से, तो आपके लिए भी समान रूप से बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के लिए। आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो एमसीक्यूज वाइज पढ़ेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन लिए हैं संविधान से संबंधित। संविधान में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे वो लिए हैं हमने जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी नया क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी इससे अधिक नहीं हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर बात, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल यानी कि 10+2 में, और 3/7/2019 इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हम लेके आए हैं। तो इसका आंसर जो है वो है क्या, 20 लाख। यानी कहने का मतलब ये है किसी भी पंचायत का गठन करना है तो पंचायत के गठन के लिए कम से कम वहाँ की जनसंख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो 20 लाख से ऊपर होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है भारतीय संविधान का पंचायतों को गठन करने के लिए। तो इस चीज़ को आप याद करेंगे कि 20 लाख से ऊपर का जो जनसंख्या है तभी वहाँ पे पंचायत का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, उससे कम होगा तो वहाँ पे पंचायत का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में और डिटेल से हम आगे बात करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न आगे भी संशोधन या हम संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें आपके आएंगे। तो फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो जो भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में 15 अगस्त, सभी को पता है। तो इस समय हमारी जो अंतरिम सरकार, देखो ध्यान रखिए, भारत की अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1946 में। कैबिनेट मिशन जब आया था उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। फिर 1947 में देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद पूर्ण सरकार का गठन हो गया। और इस सरकार में आपसे पूछा गया है कि इस वाली सरकार में जो मंत्रिमंडल बना, उस मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाया गया था। तो स्वास्थ्य मंत्री जो बनाए गए थे वो थे राजकुमारी अमृत कौर, पंजाब की रहने वाली थी ये। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले
शिक्षा मंत्री थे, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बनाए गए और गृह मंत्री के साथ ये बने पहले उप प्रधानमंत्री। भारत में अभी तक कुल उप प्रधानमंत्रियों की संख्या 8 रही है, इसमें से पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो 8वें बने थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी लास्ट टाइम 2004 तक, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो अंतिम उप प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद से अभी तक कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। वह संविधान में देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान नहीं है, फिर भी राजनीतिक दृष्टि से इसको उप प्रधानमंत्री की संज्ञा दे दी जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी अंतिम उप प्रधानमंत्री थे। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, ये जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री देश के पहले रह चुके हैं, उनकी बहन थी और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये पहली भारतीय अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन की अध्यक्ष, यूएनओ सचिव जो हैं, जिसके आप महासचिव जो हैं आज एंटोनियो गुटेरेस हैं, इससे पहले एकमात्र भारतीय महासचिव यूएनओ की रह चुकी हैं, वो हैं विजय लक्ष्मी पंडित। इसके बाद और बात कर लेते हैं कुछ और मंत्री की। मैं बताता हूं आपको कि वित्त मंत्री, आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो इनका नाम था आर.के. सनमुख सेठी। आर.के. सनमुख चेट्टी, सॉरी सेठी नहीं, चेट्टी, चेट्टी। अगर आपसे पूछता है कि रेल मंत्री कौन थे, तो पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कानून मंत्री। कानून मंत्री हमारे थे बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री मैं आपको बता दूं, भारत के पहले रक्षा मंत्री को बनाया गया, उनका नाम था बलदेव सिंह। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ पाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक दो बात और बता दूं कि लोकसभा स्पीकर, पहले लोकसभा स्पीकर, इनका नाम था जी.बी. मावलेकर, गणेश वासुदेव मावलेकर, जी.बी. मावलेकर। अगर आपसे पूछा है कि उप लोकसभा अध्यक्ष या डिप्टी लोकसभा अध्यक्ष, उप लोकसभा अध्यक्ष, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष इनको बनाया गया, उनका नाम था M.A. अयंगर। M.A. अयंगर। तो ये बात एक क्वेश्चन के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आप इन चीज़ों को नोट करके अपनी कॉपी में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, एक मिनट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब शुरू हुआ था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट संबंधित ये क्वेश्चन शायद 2018 या 17 के आसपास किसी परीक्षा में पूछा गया था, मुझे एक्चुअल में ध्यान नहीं है किस परीक्षा में पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें पूछा गया था 4 ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वो भारतीय संविधान लागू होने के बाद बनी है। तो ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट है इसका गठन भारतीय संविधान बन गया, लागू हो गया, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, सॉरी लागू हुआ था, तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो इस दिन के बाद 2 दिन बाद 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। अगर हम संघीय न्यायालय की बात करें, संघीय न्यायालय जो भारत में बना था वो 1935 के भारत सरकार के अधिनियम बना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भारत का आप पढ़ते हो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था 1774 में, जिसकी मुख्य जज जो थे वो उनका नाम था एलिसा हेम्पे। ये आपने इतिहास में क्वेश्चन पढ़ा होगा। देखिए, इसके बारे में मैं बता दूं 2-4 बातें। एलिसा हेम्पे ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे 1774 में, ये अंग्रेज थे। इस समय क्या था, ये जो सुप्रीम कोर्ट जो बना था ये भारतीयों के लिए नहीं था, ये सिर्फ ब्रिटेन के जो अधिकारी थे आपस में उनका कोई झगड़ा वगड़ा होता था, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के मुकदमे सुनता था, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं था। हमने जो बनाया वो 1935 में बनाया था संघीय न्यायालय, लेकिन जो वर्तमान में जो बना हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो इसका स्थान है, ध्यान रखना, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। तिलक मार्ग, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आपका
बना हुआ है। ये पूरे भारत में एक है, पूरे भारत का एक है, भारत की राजधानी में। 28 जनवरी 1950 को सुबह प्रातः 9:45 पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और इसका उद्घाटन यहाँ पे होता है और सारे जज यहाँ पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट संबंधित और कुछ बात करूँ तो आपसे पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद कौन सा है। सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 अनुच्छेद के बीच में आपको मिलेगा। अब वर्तमान में यहाँ पे न्यायाधीश हैं, कुल न्यायाधीश जो यहाँ पे मिलेंगे आपको, इसमें थोड़ा से परिवर्तन हो चुका है। पहले ये 31 थे, अभी जो है वो हैं 33+1 यानी कि टोटल 34। 33 जो है वो न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश CJI हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल न्यायाधीश का जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो होता है 65 वर्ष। 65 वर्ष की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट में कोई न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इनको चुनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। आपसे अगर पूछा जाए कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या कहलाती है, कॉलेजियम व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनना होता है। जिसमें क्या होता है, इस कॉलेजियम व्यवस्था में टोटल कितने लोग होते हैं, 5 लोग। एक जो होता है, ध्यान रखना इसको, एक मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है वो, और उसके साथ 4 अन्य सीनियर न्यायाधीश या फिर हम बोलते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगला जज कौन बनेगा। और ये रिपोर्ट जो होती है ये भारत सरकार के पास जाती है। भारत सरकार चाहे तो इस पर अपना पक्ष भी रख सकती है। अगर भारत सरकार किसी भी जज के मामले में आपत्ति होती है तो दोबारा कॉलेजियम के पास भेज देती है। दोबारा कॉलेजियम उस पर विचार करता है। अगर कोई कॉलेजियम दोबारा उस जज का नाम भेज देता है भारत सरकार के पास, तो भारत सरकार को फिर ये मजबूरी होती है भारत सरकार की संविधान के नियम के अनुसार कि उसको उस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना ही होगा। ठीक है। न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ जो होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, तो ये था आज का, यहाँ पर हमने बात की सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका ऑप्शन है B.N. राव। B.N. राव के बारे में कहा जाता है ये बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। संविधान के बारे में इनको अच्छी खासी नॉलेज थी। B.N. राव का जो नाम था, जो पूरा नाम था, उनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने क्या पेश किया था, इनके बारे में समझ लो दूसरी बार। इन्होंने संविधान का जो संविधान क्या बनेगा, संविधान का प्रारूप, संविधान का जो प्रारूप था, प्रारूप पेश किया, वो किया B.N. राव ने। संविधान का प्रारूप B.N. राव ने सबसे पहले पेश किया था और इसी के आधार पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, तो इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। संविधान के क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रखर विद्वान थे। B.N. राव के बारे में बता दूं, ये जो हैं ये सुप्रीम जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसके जज भी रह चुके हैं 1952 से 1953 के बीच। सुप्रीम को जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसका जज का कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष का होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 1953 में मृत्यु होने के कारण इनको कार्यकाल 1 वर्ष का ही मिला। ठीक, तो B.N. राव जो थे वो संविधान सभा के। अब आपसे मैं पूछता हूँ क्वेश्चन कि गोपाल स्वामी अयंगर, B.R. अम्बेडकर और K.M. मुंशी कौन थे? ये जो प्रारूप समिति बनी थी, आपको पता है प्रारूप समिति में टोटल, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, टोटल 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों में 3 नाम ये भी हैं जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, भीमराव अंबेडकर। ये बाकी सदस्य थे प्रारूप समिति के अम्बेडकर के बाद। अम्बेडकर को लगा के टोटल समिति के अध्यक्ष थे, वो सदस्य थे, वो थे टोटल 7। उम्मीद करता है ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय नहीं है, सॉरी, संवैधानिक निकाय। देखो, जो भी निकाय का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट जो भी आयोग, जो भी एक निकाय बनाती है वो 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है संवैधानिक, ध्यान रखना इधर, संवैधानिक, और एक होता है आपका गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक या इनको हम बोलते हैं सांविधिक। ठीक है, अब बात यहां पे सुनिए, संवैधानिक और गैर संवैधानिक में क्या अंतर है। संवैधानिक वो निकाय होते हैं सरकार के जिनका वर्णन संविधान के किसी ना किसी अनुच्छेद में आपको मिलेगा। अगर वो संविधान के अनुच्छेद में आ रहा है समझ लो वो संवैधानिक है, अगर वो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो समझ लो वो संवैधानिक नहीं है, वो गैर है, सरकारी है, सरकारी, लेकिन इसकी जो शक्ति है वो अनुच्छेद से प्राप्त होती है। इसकी शक्ति जब भी कोई इस तरह का गैर संवैधानिक निकाय बनता है तो उसमें अधिनियम, एक एक्ट पास किया जाता है, उस एक्ट में उस संवैधानिक निकाय की शक्ति का वर्णन होता है कि ये संविधान निकाय हम बना रहे हैं वो काम कैसे करेगा, इसके कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे, क्या क्या इसकी शक्तियां रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए वित्त आयोग संवैधानिक है, अनुच्छेद आपको मिलेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, चाहे मानव अधिकार आयोग हो गया, चाहे चुनाव आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, चाहे भाषा आयोग हो गया, ये आपको सब क्या मिलेगा, ये सब मिलेगा संविधान में। लेकिन नीति आयोग के बारे में आपको सुना होगा, नीति आयोग का पुराना नाम जो था वो था योजना आयोग। तो योजना आयोग 1951 में बना था, ये जवाहरलाल नेहरू के समय बना था। इसका उद्देश्य था भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू कराना। तो यहां पे क्या हुआ था, बाद में मोदी सरकार गवर्नमेंट में आती है और इन्होंने 2015 में इस योजना आयोग को खत्म कर दिया और इसके स्थान पर ये लेके आए नीति आयोग। ध्यान रखना, नीति, NITE, इसके नाम से इसको हम बोलते हैं नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इसकी फुल फॉर्म करके हिंदी में इसका नाम आता है नीति आयोग। नीति आयोग 2015 में बना, 1 जनवरी 2015 को, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अध्यक्ष जो होता है इसका, जो प्रधानमंत्री होगा वो उसका कौन होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। कोई भी प्रधानमंत्री हो वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। सेम कॉन्सेप्ट योजना आयोग में भी था। अब यहां पर नीति आयोग जो है ये संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं मिलेगा आपको। अब ये संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, इसके लिए इसी कारण ये क्या है, इसीलिए ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ गैर संवैधानिक निकायों के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI कोई संविधान के अनुच्छेद में नहीं मिलेगा आपको। RBI कोई संविधान के अनुच्छेद में आपको नहीं मिलेगा। भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, एक किसी भी अनुच्छेद में नहीं मिलेगा। तो जो अनुच्छेद में नहीं मिलेगा समझ लो वो क्या है, वो आपका संवैधानिक नहीं है, वो गैर संवैधानिक है। उसके बाद मैं आपसे आगे बोलूं कि यहाँ पर विधि आयोग, ध्यान रखना, चुनाव आयोग तो है हमारा संवैधानिक, लेकिन विधि आयोग संवैधानिक नहीं है, ये किसी अनुच्छेद में नहीं मिलेगा। उसके बाद नीति आयोग हो गया। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको हम बोलते हैं CBC, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन पूछेगा इनसे संबंधित जो भी, वो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। मानव अधिकार आयोग, ये भी एक क्या है, ये भी एक अनुसंधान है। लोकपाल और लोकायुक्त, ध्यान रखना, लोकपाल लोकायुक्त तो बन चुके हैं। लोकपाल राज्य देश में एक होता है, लोकायुक्त राज्य में एक होता है। बट सबसे पहला जो लोकायुक्त था, ये आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि भारत का पहला लोकायुक्त कौन था। इसका नाम P से शुरू है और ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। ठीक है, अभी पहले ही है वही है। उसके बाद भारतीय खाद्य निगम हो गया, केंद्रीय रिजर्व बैंक RBI हो गया। ये सारे जो मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके गैर संवैधानिक निकाय हैं। तो आप समझ गए। एक होता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये भी एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो बाकी जो संवैधानिक निकाय बचे वो सारे के सारे निकाय संविधान के अनुच्छेद में दिए गए होंगे। अनुच्छेद कोई सा भी हो सकता है उनका, वो आप संवैधानिक रूप में मानेंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं गैर संवैधानिक के बारे में। जैसे यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय नहीं है,
गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका मतलब सॉरी एक संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक का मतलब संविधान में वर्णन इसका नहीं है, तो वो है आपका नीति आयोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो है वो प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता, संप्रभु और धर्मनिरपेक्षता। ये तीनों ही शब्द आपको संविधान की प्रस्तावना में लिखने को मिलेंगे। प्रस्तावना, इसको हम अंग्रेजी में प्रिम्बल बोलते हैं। इसके बारे में दो तीन बातें समझ लीजिएगा। प्रस्तावना, किसी किताब को लिखने से पहले उस किताब को बनाने का उद्देश्य क्या है, वो उसको क्या क्या देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। तो संविधान ये भी एक किताब है कानून की, इसमें जो इसका जो उद्देश्य है वो प्रस्तावना में लिखा गया है सबसे पहले वाले भाग में। इस प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द मिलते हैं, जिसमें से आपसे पूछा है कि आपका कौन सा शब्द नहीं होगा। इसमें चेंजिंग भी हुई है इंदिरा गांधी के समय में 42वें संविधान के तहत, इसमें कुछ नए शब्द जोड़े गए, उनके बारे में हम आगे संविधान संशोधन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, वर्तमान जो यहाँ पे संविधान से मेन क्वेश्चन पूछे हैं, हमारा उद्देश्य अभी उन्हीं क्वेश्चन को उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सहिष्णु शब्द आपको नहीं मिलेगा। अब स्वतंत्रता, आपको पता है संविधान भारत एक स्वतंत्र राज्य है। संप्रभु का मतलब है कोई संप्रभु राज्य उसको बोलते हैं जो अपने फैसले स्वयं ले सकता है, किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, आपको पता है ये इंदिरा गांधी ने जोड़ा था 42वें संविधान के तहत, संशोधन के तहत। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत का जो धर्म होगा वो कोई धर्म नहीं होगा, भारत की सरकार का, भारत सरकार हर धर्म के व्यक्ति को समान रूप से काम करेगी। ठीक है, तो सहिष्णु का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार के मान लो सहिष्णु होता है जो प्रतिघात नहीं करता किसी चीज़ों का, जिसमें बाहरी चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो होता है सहिष्णु। ठीक है, तो प्रस्तावना का भाग है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है तो ये पूछ सकता है कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है कि नहीं है? इससे पहले देखो, जो हमारा संविधान होता है इसका जो व्याख्याकार होता है, संविधान का व्याख्याकार वो होता है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो व्याख्या करता है संविधान के बारे में कि भाई संविधान के बारे में अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए शब्द के बारे में जिसके दो अर्थ निकलते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ क्या होगा ये बताएगा पढ़ के हमारे पास कौन, संविधान का रक्षक जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कई सारे न्याय केस जा चुके थे। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने एक दो बार क्या हुआ, संविधान की प्रस्तावना को संविधान के भाग मानने से इनकार कर दिया। फिर आपने एक केस सुना होगा, इसका नाम था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल केस। इस केस के तहत, केरल के थे, इन्होंने केस डाला। इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी संविधान की और कहा कि संविधान का अंग है प्रस्तावना, और संविधान के प्रस्तावना के अंग के रूप में ही हम क्या हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, संप्रभु हैं और स्वतंत्र हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्री राज्य, आपको पता है गणतंत्र सब जो है बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, अब आपसे पूछता है था कि संविधान के प्रस्तावना के उद्देश्य कितने हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के प्रस्तावना के उद्देश्य जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। कितने उद्देश्य हैं? 6। कौन कौन से उद्देश्य हैं संविधान के? तो वो है एकता का, न्याय का, 2 शांति का, 3 रक्षा का, इन चीज को ध्यान रखना। उसके बाद कल्याण का, उसके बाद है स्वतंत्रता का। ये टोटल 6 उद्देश्य हैं हमारे भारत के संविधान के। एकता का मतलब पूरे भारत को एक रूप में पिरो रखना, न्याय करना, शांति स्थापित करना, रक्षा करना भारत के लोगों की, उनका कल्याण करना, उनके लिए अच्छी अच्छी योजना चलाना, उनके गरीबों को दूर करने के लिए, उनके अच्छे काम के लिए। स्वतंत्र का मतलब है उन्हें स्वतंत्रता का एहसास कराना, किसी तरह का जोर दबाव से उन पर कोई काम नहीं करवाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? जो प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसमें अभी मैंने बताया कितने सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। प्रांतीय संविधान समिति की सदस्यता किसने की? तो प्रांतीय संविधान जो समिति थी, प्रांतीय प्रांतों को एक करना, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी के बिस्मार्क थे, इन्होंने जर्मनी को 2 भागों में बटी हुई थी, उसको एक किया। इसीलिए भारत के जो रियासतें थी, कहा जाता है कि 562 रियासतें उस समय थी जब अंग्रेज से देश आज़ाद हो रहा था। तो कुछ राजा जो थे वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे,
उसमें 3 अहम रियासतों को छोड़ दें, इसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, बाकी रियासतें थी वो भारत को एक किराया उन्होंने, उसमें योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता होगा हैदराबाद को पोलो अभियान के तहत बाद में जोड़ा गया, ठीक है। जूनागढ़ में रिपोर्टिंग कराई गई और जम्मू कश्मीर का हाल आपके सामने ही है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं जो संविधान बना था उसमें कुल समितियों की संख्या कितनी थी, मैं आपसे पूछूं जो टोटल समिति थी वो थी यहाँ पे 13 समिति, जिसमें से 8 प्रमुख थी, बाकी जो 5 थी वो छोटी समितियां थी। उसमें से प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 31 अक्टूबर को इनका क्या होता है जन्मदिन, जिसको भारत एकता दिवस के रूप में मनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था। देखिए राजभाषा 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 8वीं अनुसूची जब संविधान बना था तो उस समय यहाँ पे जो टोटल भाषा थी वो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में यहाँ पे जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। ये भाषा कब कब ऐड हुई इसके बारे में हम कह लेते हैं। पहली बार 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संशोधन होता है यहाँ पर 1967 में, जिसके बारे में यहाँ क्वेश्चन कह रहा है। 1967 में 4 भाषाओं को यहाँ पे जोड़ा गया, जिसमें एक थी कोंकणी। कोंकणी जो है वो गोवा में बोली जाती है, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर जोड़ा गया मणिपुरी भाषा को, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, इन भाषाओं को यहाँ पे जोड़ा गया था, नेपाली, और एक भाषा थी यहाँ पे सिंधी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 71वां संविधान संशोधन फिर होता है 1992 में, ये 21वां था। 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, ठीक है। 1992 में जिसमें क्या हुआ, जिसमें कुछ भाषाओं को और जोड़ा गया। थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया था, मैं आपको बता दूं। ये जो 3 भाषाएं जो थी 21वें संविधान के तहत नहीं, ये जो भाषा थी ये 71वें संविधान के तहत 1992 में जोड़ी गई थी। 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिर्फ एक भाषा जोड़ी गई थी, उसका नाम यहाँ पे जो था वो था सिंधी। इसका ऑप्शन का आंसर क्या है, सिंधी। सिर्फ एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा, 1967 में। और 1992 में 4 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी, 71वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 2003 में फिर हुआ एक संशोधन, जिसको हम बोलते हैं 92वां संशोधन, जिसमें क्या हुआ, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। ये हुआ 2003 में, जिसमें था बोडो, डोगरी, मैथिली और एक भाषा थी संथाली। ये 4 भाषाएं यहाँ पे जोड़ी, 4 4 8 और एक 9, यानी कि टोटल भाषाएं जो हुई यहाँ पे, ये जो टोटल भाषाएं अभी वर्तमान में कितनी हैं, अभी भाषाएं जो हैं वो 22 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। देखो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम बनाते हैं क्या, भारत का संविधान दिवस। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को, और इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो होती है 2015 से। वर्तमान सरकार ने इसको शुरू किया था, इससे पहले संविधान दिवस नहीं बनाया जाता था, ठीक। तो संविधान दिवस 26 जनवरी को बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर को, सॉरी। अब 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इससे आपसे पूछता है कि लागू कब किया गया, तो लागू किया गया इसको 26 जनवरी 1950 को। अब ये प्रश्न आता है कि जब बनके 26 नवंबर को तैयार हो गया था, तो लागू करने के लिए 2-3 महीनों का समय बीच में क्यों लिया। इसके पीछे कारण ये था कि 1929 के जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर में, रावी नदी के किनारे, उस 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया था, स्वतंत्र कर लिया था। उन्होंने कहा कि वो जो संविधान संशोधन हुआ था, एक्चुअली में सॉरी, ये जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, ये हुई थी उस दिन था 26 जनवरी। इन्होंने निर्णय लिया कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस
बनाएंगे, आज़ादी दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन हमारा जो स्वतंत्रता दिवस था वास्तविक था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। अब एक देश में दो दो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाए जा सकते, इसीलिए जो पुराने समय से हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए रखें, उसकी गरिमा बरकरार रहे, इसके लिए हमने 26 नवंबर को संविधान को लागू न कर 26 जनवरी को संविधान जो था वो लागू किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? भारत का संविधान है वो भारतीय व्यक्ति को एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। देखिए, और ये जो कॉन्सेप्ट है एकल नागरिकता का, ये लिया गया है हमने कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे जो संविधान में जो प्रावधान है वो है दोहरी नागरिकता का। दोहरी नागरिकता का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि आप एक भारत में रहते हैं, भारत के साथ साथ आपका एक क्या है? स्टेट यानी कि राज्य है। जैसे कि आप यूपी में रहते हैं, तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, तो कोई भी आप अपना प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं होता कि उत्तर प्रदेश का अलग प्रमाण पत्र बनवाने पड़े, भारत का अलग प्रमाण पत्र बनाना पड़े। लेकिन यूएसए में ऐसा होता है। यूएसए में 50 राज्य हैं और ये देश की तरह काम करते हैं। आपको पता है 50 देश ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया है। इनमें क्या होता है कि अगर अमेरिका के नागरिक हैं तो आदमी के पास दो पासपोर्ट होंगे, दो डॉक्यूमेंट होंगे। एक होगा कैलिफोर्निया का, मान लो कैलिफोर्निया एक राज्य है, न्यूयॉर्क एक राज्य है, लॉस एंजलिस एक राज्य है। कैलिफोर्निया का डॉक्यूमेंट अलग होंगे और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डॉक्यूमेंट अलग होंगे। यहाँ पे डबल नागरिकता है। हमारे पास ऐसा नहीं है। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश, आप किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आपको एक ही तरह एक ही डॉक्यूमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होंगे। इसको हम बोलते हैं एकल नागरिकता। तो ये जो प्रावधान है हमारा वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटेन से। इसके साथ साथ हमने ये भी प्रावधान किया है कि कोई भी विदेश, कोई भी भारतीय अगर किसी दूसरे देश की, किसी देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता को हम क्या कर देते हैं? अपने देश में समाप्त कर देते हैं। मतलब एक समय में वो व्यक्ति एक ही नागरिक, एक ही देश का नागरिक रहेगा। ऐसे हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? ध्यान रहे, महात्मा गांधी कभी भी संविधान सभा के किसी पद पर नहीं रहे। ये हमेशा संविधान, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया, कई सारे आंदोलन किए, ठीक है, लेकिन ये कभी भी संविधान के समाज में हिस्सा नहीं रहे थे। बाकी सब लोग, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, ये सारे लोग संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। भारत के संविधान की सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा आपको पता है, जब पहला प्रारूप BN राव ने पेश किया था तो प्रारूप गया था BR अम्बेडकर के पास। तो BR अम्बेडकर मसौदा समिति जो वहां पर उस चीज पर विचार करती थी, उस प्रारूप पर, उसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर बनाए गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 10+2 के एग्जाम में, ठीक है। भारत के हर साल संविधान दिवस किस रूप मनाया जाता है? अभी मैंने बताया, हर साल जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। इसकी स्टार्टिंग कब से होती है? 2015 से होती है। इस चीज का आप ध्यान रखना। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेसों ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ये ध्यान रखना। ये हुआ, देखो आपको पढ़ा होगा, एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में। इसमें नेहरू रिपोर्ट में नेहरू ने एक प्रारूप पेश किया जिसको कहा जाता है संविधान का पहला प्रारूप था, पहला ड्राफ्ट था। ये क्वेश्चन सेम पिछली बार जो उत्तर प्रदेश में पेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि भारत का पहला ड्राफ्ट, ध्यान रखें इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रारूप को ड्राफ्ट। तो पहला जो ड्राफ्ट था वो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जिसमें एक मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेसी थे। कुल मिलाकर यहाँ पे सदस्यों की संख्या जो थी वो 9 थी, जिसमें 1928 में पेश किया। इसके पीछे कहानी ये थी कि एक जो अंग्रेज व्यक्ति था, अधिकारी था, राज सचिव था, जिसका नाम था लॉर्ड ब्रिकेनहेड। इसने कह दिया था कि भारतीय इतने सक्षम नहीं है कि वो भारतीय संविधान अपना बना ले। लेकिन इस बात को लेकर मोतीलाल नेहरू ने अपना एक संविधान छोटा सा बनाया और उसका प्रारूप पेश किया अंग्रेजों के सामने। लेकिन 1930 में अंग्रेजों ने इसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील संविधान है आपका, ये देश में लागू नहीं हो सकता। ऐसा कहकर उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा चुनाव हुआ था 1946 में। बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर। 9 दिसंबर को पहली बैठक में संविधान सभा क्या हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना। आपसे पूछे कि स्थायी अध्यक्ष कौन है भारतीय संविधान सभा के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी पूछे तो वो थे बस ये 2 दिन तक रहे थे। 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी के रूप में चुन लिया गया। एक लंबी कहानी थी इसके बीच की, लेकिन वो लंबी कहानी से हमारी परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ मोटा मोटा याद रखना है। आपको पता है संविधान सभा जो हुई थी, संविधान चुनाव जो हुए थे, इस चुनाव में आगे हम बात भी करेंगे इसमें सदस्य क्या थे, वो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम बात कर लेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिएगा कि संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान बनाने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि आप कैबिनेट मिशन अंग्रेजों का आया था, आपको होता है कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन ये आया था 1946 में, और इसमें तय हुआ कि भारत का जो संविधान बनेगा वो कैसे बनेगा। अब बात ये थी कि संविधान जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, उसका चुनाव कैसे होना चाहिए सदस्यों का। जो सदस्य संविधान सभा को लिखेंगे उनका चुनाव कैसे किया जाए, किसको रखें किसको नहीं रखें। तो इससे सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया, ऐसा कीजिए जनता के द्वारा जनता पर छोड़ दीजिएगा और जनता से चुनाव करा लीजिएगा। जो चुनाव जीतेगा वो संविधान सभा का हिस्सा होगा और संविधान में उसका पार्टिसिपेशन होगा, और बाकी लोग जो हार जाएंगे वो चुनाव में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इस बात को लेकर संविधान सभा के चुनाव 1946 में पहली बार कराए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघ ढांचे की एक विशेषता नहीं है, यानी कौन सा संविधान जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से लिखित संविधान है, बिल्कुल बात सही है, भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। विवादों से निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, हाई कोर्ट हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा कोई विवाद होता है स्वतंत्र है, किसी भी तरह का इस न्यायपालिका पर किसी भी अन्य जो भी हमारा निकाय होता है उसका अधिकार इस पर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है एकल सरकार, चौथा ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसका जो आंसर है वो है एकल सरकार, यानी कि एकल सरकार भारत में नहीं है। भारत में सरकार है वो 3 प्रकार की सरकार है, मैं अभी इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले चौथा ऑप्शन समझ लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, अलग अलग काम है। केंद्र का मतलब प्रधानमंत्री, राज्यों का मतलब मुख्यमंत्री, दोनों का अलग अलग काम दिया हुआ है, एक क्षेत्र निर्धारित किया हुआ है कि आपका क्षेत्र ये रहेगा, आपका क्षेत्र ये रहेगा। ये हमारे संविधान की एक खूबसूरती है। अब बात आती है एकल सरकार। एकल सरकार हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सरकार होती है वो 3 प्रकार की सरकार होती है। ध्यान रखना इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। एक होती है केंद्र सरकार, जिसका हेड होता है प्रधानमंत्री। एक होती है राज्य सरकार, और राज्य सरकार का हेड होता है मुख्यमंत्री। और एक होती हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जिसको हम ग्राम पंचायत के रूप में जानते हैं, ठीक है, ग्राम निकाय, ग्राम पंचायत। 3 प्रकार की सरकारों का वर्णन भारतीय संविधान में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। मतलब ये लिखे हुए हैं, तो किस देश से ये लिए गए हैं, तो ये जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं प्रस्तावना से। ये आगे हम क्वेश्चन आएगा कि संविधान से संबंधित किस राज्य से क्या, किस देश से क्या क्या लिया गया है, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जो पुराने एग्जाम में पूछे गए। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए। पढ़ने को तो हमारे पास इतना है कि हम 4 महीने ही पढ़ेंगे तो पॉलिटी ढंग से खत्म नहीं हो पाएगी। तो हमारा उद्देश्य एग्जाम को टारगेट को लेकर है, वो सिलेक्टिव कोर्स पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं गारंटी के साथ यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, आप इस बात का विश्वास मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। मैंने बताया था अंतरिम अध्यक्ष जो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर को। पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो संविधान सभा जब बैठक हुई थी तो उसमें कोई काम नहीं हुआ था, सिर्फ इतना हुआ था कि अध्यक्ष कौन रहेगा। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसका एक अध्यक्ष प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो प्रेसिडेंट के रूप में एक व्यस्तता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर, सबसे ज़्यादा उम्र दराज होने के नाते सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन वो एक काम करने में उतने सक्षम नहीं थे, इस कारण 11 दिसंबर को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ध्यान रखना, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, पहली बैठक 11 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, 9 दिसंबर पहली बैठक 1946 को, दूसरी बैठक भी 1946 को। इन्हीं के बारे में शुरुआत और लास्ट के क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, संविधान
कि कुल सदस्यता कितनी थी। संविधान सभा में जो सदस्य थे, जो संविधान लिख रहे थे, उसमें टोटल जो मेंबर थे उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, ये आपसे पूछा है। देखिए टोटल जो मेंबर थे 19, इसमें रियासत का मतलब था जो देसी रियासत थी। मैं आपसे बताता हूँ, यहाँ पे देखिए 339, ठीक है, 389 में से जो सदस्य थे वो 3 प्रकार से बटे हुए थे, जिसमें से 296 जो थे, ध्यान रखना 296 जो थे वो ब्रिटिश के जो राज्य हुआ करते थे, उस समय 11 प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत जो राज्य आज कह सकते हो उनके संबंधित सदस्य थे, उनसे आते थे। उसके बाद जो 93 रियासतें हुआ करती थी, राजा रजवाड़े जो हुआ करते थे, उन राजा रजवाड़ों को 93 लोगों को शामिल इसमें संविधान बनाने के लिए किया गया था। लेकिन 200 अब जो राजा रजवाड़े थे इनको चुनाव नहीं हुआ था, ये उनके विरासत के रूप में, उनकी ताकत के रूप में, उनके पद को लेकर यहाँ पे चुन लिया गया था। लेकिन 296 जो पद थे इनका जो हुआ था वो राज्यों में क्या हुआ था, चुनाव। तो चुनाव जो हुआ था तो इसमें से आपको ये पता होना चाहिए, इन 296 से 208 सीटें जो जीती थी वो जीती थी कांग्रेस ने जीती थी। उसके बाद इसमें से जो मुस्लिम लीग के लिए जो मिली थी वो थी 73, मुस्लिम लीग के लिए 73 सीट मिली थी। उसके बाद जो बची थी 15 सीट, ये अन्य छोटे छोटे जो दल हुआ करते थे उनके लिए ये मिली थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाद में जाके फिर मुस्लिम लीग ने यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बना दिया था। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग बाहर हो गई, तो मुस्लिम लीग इसमें बेमन आई थी। उनका मानना ये था कि उनको बस क्या चाहिए, उनको सिर्फ पाकिस्तान की आलाप रटा हुआ था, वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। चलिए, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत संविधान पर हस्ताक्षर कब किए, अपनाया कब था पूर्ण रूप से? देखो अपनाया था 26 नवंबर को, मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के सदस्यों के द्वारा संविधान को अपना लिया गया था, जिसको हम बोलते हैं अंगीकृत करना। अंगीकृत का मतलब होता है अपनाना। आपसे पूछता है भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ, संविधान बनके के तैयार कब हुआ या अपनाया कब, तो उनका तीनों का आंसर एक है, क्या, 26 नवंबर 1946। लेकिन यहाँ पर बात हुई है अपनाने से नहीं, यहाँ है भारतीय संविधान के हस्ताक्षर कब किया। मैंने कहा अंतिम बैठक जब हुई थी 24 जनवरी 1950 को, 2 दिन पहले संविधान के लागू होने से, क्योंकि आपको पता है संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे 2 दिन पहले अंतिम बैठक होती है संविधान सभा के सदस्यों की। और उन सदस्यों की अंतिम बैठक में क्या होता है, सभी सदस्य जो भी थे संविधान सभा बनाने में, मैंने कहा 389 सदस्य थे, उन सब ने क्या, बाद में घट गए थे, ये पाकिस्तान डिवाइड हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या था कि इन सभी ने अपने अपने यहाँ पे क्या किया, सिग्नेचर किए, क्या किए, हस्ताक्षर यहाँ पर किए थे। तो ये अंतिम बैठक के दिन ही सभी लोगों ने हस्ताक्षर यहाँ पे किए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की? तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की गई थी कि हमें संविधान सभा चाहिए, हमें संविधान चाहिए अपना। तो ये मांग जो की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी कांग्रेस के अधिवेशन में, और ये अधिवेशन था 1934 का। जय श्री श्याम। देखिए, नियम और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है। यहाँ पे एक डैश है और यहाँ पे भरना है कुछ हमें। ये 2021 का क्वेश्चन है, ताजी क्वेश्चन है, CHSL यानी कि 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहा है कि नियम और सिद्धांतों का एक सेट है को प्रस्तुत करने में मदद करता है, और जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से शासन करना है चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा संविधान। संविधान का मतलब है, संविधान जो होता है वो नियम और सिद्धांतों की किताब है। यहाँ बताना होता है कि देश किस प्रकार चलेगा, किस प्रकार से नियम से चलेगा, और किस प्रकार से यहाँ पे रूल होंगे। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बारे में बात की। आप इन चीज़ों को कृपया करके नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप जो हैं इन चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। आगे जाके और भी अच्छी तरीके से हम कोशिश करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे। पहली क्लास है इस तरह की। कुछ बच्चों की समस्या यहाँ पे हो सकती है कि आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, चेहरा मेरा दिखाई देता है ना दे, बस आवाज़ और आपको कंटेंट सुनाई देता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जब आए हैं तो। ठीक है, ठीक है। 5 मिनट के अंदर, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखित है? जो हाथ से लिखा, किसके राइटिंग में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये पश्चिम बंगाल के थे।
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी हैंड राइटिंग में संविधान लिखा हुआ। आपको पता है संविधान किस भाषा में लिखा हुआ है? संविधान 2 भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश। दोनों भाषा की अलग अलग कॉपियां हैं, लेकिन जो चेंजिंग होते हैं वो इन मेन कॉपी में नहीं है, ये हीलियम के बॉक्स में, हीलियम के बॉक्स में इनको रखा गया है। हीलियम एक गैस होती है, इससे इसको इसलिए रखा गया है, और ये संसद भवन के मेन हॉल में रखा हुआ है। और इसलिए इसमें क्या होता है कि जो आपका पुरानी चीज़ें होती हैं खराब नहीं होती, उनका क्षरण नहीं होता, इसलिए इनको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? मैंने बताया दिसंबर कौन सा था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के संविधान में कई विवरण हैं, जिसमें से भारत संविधान के कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आया था, ये इसको हम कहते हैं मिनी संविधान, यानी इसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी एज इट इज जो हैं वो आज के संविधान में देखने को मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान में किसी संशोधन का पड़ता है अंग्रेजों के समय का, तो वो पड़ता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ठीक है, तो ये यही पता। तो यहाँ से हमारा आज का जो क्लास है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, वो कोई उसका उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ अपने जो ज्ञान गंगा के ऑफलाइन बैच के पढ़ने वाले बच्चे हैं उन मेन रूप से उन बच्चों को टारगेट करना है। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वीडियो को आके देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।